स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। पाकिस्तान के द्वारा इंडिया के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं इंडस वाटर सिस्टम के, वहाँ पे उनको चैलेंज किया गया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के। वहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा जिस ग्राउंड के बेसिस के ऊपर चैलेंज किया गया है वो वाटर कैपेसिटी का ग्राउंड है। अब आप देखिए कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो रूलिंग है उसको इंडिया रिजेक्ट करता है। इंडिया के द्वारा इस आर्बिट्रेशन के कोर्ट को रिकॉग्नाइज है वो नहीं किया गया है, तो इसका जो रूलिंग है उसको भी एक्सेप्ट है वो नहीं किया जाएगा। हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको इंडस वाटर ट्रीटी है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। प्रेजेंट समय के अंदर में आप देखिए कि इस ट्रीटी को डोरमेंट फेज के अंदर में रखा गया है, ऑपरेशन सिंदूर के लेटर फेज के अंदर में इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। ईयर्स का जो नेगोशिएशन है उसके बाद में 1960 के समय ये जो ट्रीटी है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया था। वर्ल्ड बैंक के द्वारा आप देखिए कि ट्रीटी है उसको ब्रोकर किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन के अंदर में, जिसमें जो नॉर्दर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो पाकिस्तान को दी गई थी, जिसमें आप इंडस है, चेनाब है और झेलम रिवर्स को काउंट है वो करोगे। क्या स्टूडेंट्स, इंडिया इन रिवर्स का जो वाटर है उसको बिल्कुल भी यूज है वो नहीं कर सकता। आप देखिए कि एग्रीकल्चर पर्पज से वाटर है उसको यूटिलाइज है वो किया जा सकता है। इवन रिवर का जो फ्लोइंग है उसके अंदर में डिस्टरबेंस ना होना चाहिए। रन ऑफ द रिवर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी इंडिया यहाँ पे डेवलप है वो कर सकता है इंडस, चेनाब और झेलम के ऊपर में। जो सदर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं जिसमें रावी है, ब्यास है और सतलुज है, ये रिवर्स इंडिया को दी गई और इनका जो वाटर का यूटिलाइजेशन है इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। अब आप देखिए कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कि चैलेंज किया गया है। प्रेजेंट समय का स्टेटस आपको पता ही है कि डोरमेंट फेज के अंदर में है ये ट्रीटी प्रेजेंट समय में, आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। इंडिया के द्वारा एक किशन गंगा नाम का जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया गया था। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है वो किस रिवर सिस्टम के ऊपर में डेवलप है। किशन गंगा नाम का ही एक रिवर है जो कि आप देखिए कि झेलम का ट्राइब्यूटरी है। किशन गंगा रिवर को काफ़ी बार नीलम रिवर के नाम से भी एड्रेस है वो किया करते हैं। तो ओवरऑल जो रिवर है वो है झेलम। झेलम का ट्राइब्यूटरी है, झेलम के ऊपर में इसको इस्टेब्लिश है वो किया गया है। अदर जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है रेटल। रेटल यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है। ये कौन सा रिवर के ऊपर में सिचुएटेड है? चेनाब रिवर के ऊपर में सिचुएटेड है। और आप देखिए कि ये बोथ रिवर्स हैं जो नॉर्दर्न फ्लोइंग रिवर हैं जिनका कि पाकिस्तान को जो वाटर है वो यहाँ पे दिया गया था। अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को इंडिया रिकॉग्नाइज है वो नहीं करता है। ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इसके सेक्रेटरीट के रूप से काम करता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसको तो इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज है वो भी किया गया है। जब 1899 के समय में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस समय भी इंडिया के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। और इंडिपेंडेंस के बाद में 1950s के समय में भी हमने इसको रिकॉग्नाइज है वो किया है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का अल्टीमेट वर्क क्या है? किन्हीं भी दो कंट्रीज के बिटवीन में कोई एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में कोई डिफरेंस हो उसको रिजोल्व करवाना हो, या आप देखिए कि कोई एग्रीमेंट है, कोई ट्रीटी है, उसके रिगार्डिंग के जो डिफरेंसेज हैं उनको रिजोल्व करवाना इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का अल्टीमेट एम है। कहाँ पे ये सिचुएटेड है? हेग के वहाँ पे ये सिचुएटेड है। और हेग पीस कॉन्फ्रेंस के नाम से जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी के बाद में इसको सेटअप है वो किया गया था। तो कहाँ पे ये सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? हेग के वहाँ पे। जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ये बेसिकली आप देखिए कि आर्बिट्रेशन के प्रोसेस के लिए इनको डेवलप किया जाता है, जिसको इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। पाकिस्तान ने वहाँ पे इसको चैलेंज किया था और इंडिया इस वजह से इस जो जो वर्डिक्ट है उसको भी एक्सेप्ट वो नहीं करता है। हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड और क्या यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम है वो आप ज़रूर से याद रखना। हो सकता है यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कोई प्रोजेक्ट का जो नाम है वो आपको मेंशन कर दिया जाए और कौन सा रिवर है वो वहाँ से फ्लो है वो करता है, या किस रिवर के ऊपर में उस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है। तो प्रोजेक्ट के नेम्स का एक लिस्ट आप प्रिपेयर करना जब भी आपको समय मिले इसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि मणिपुर के बारे में है। और रिवर सिस्टम तो आप देखिए कि ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ही है, सभी रिवर्स को आपको प्रिपेयर करना चाहिए। रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, उसका जो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी कौन सा है, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है वो कौन सा है। तो रिवर सिस्टम तो आप देखिए ओबियसली हमारा स्टैटिक का पार्ट है, बट आपको प्रोजेक्ट्स एंड रिवर्स के ऊपर में जो सिचुएटेड है ये करंट पर्सपेक्टिव से आपको प्रिपेयर है वो करना चाहिए। मणिपुर के वहाँ पे जो कुकी एंड जो कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया कि प्रेसिडेंट का जो रूल है वो फिर से वहाँ पे इम्पोज है वो किया जाए, फिर से रूल को वहाँ पे लगाया जाए।
रिसेंटली आप देखिए कि कुछ जो रिलीजियस पर्सन्स से जो एक नेगोशिएशन प्रोसेस के लिए जाने वाले थे, उनको भी टारगेट है वो किया गया था, उनका भी किलिंग वहाँ पे हुआ था। और अभी कुछ लोगों को होस्टेज बनाया गया है, उसका भी जो न्यूज़ है उनको उसको हमने कल या परसों के न्यूज़पेपर में रीड है वो किया था। यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको ये जो प्रेसिडेंट रूल के बारे में मेंशन किया है तो उसके बारे में हम कुछ बेसिक्स को यहाँ पे रिवाइज हैं वो करेंगे। जब भी आप स्टूडेंट्स आर्टिकल 355 के बारे में रीड करते हो, 355 के बारे में रीड करते हो, क्या मेंशन करता है ये आर्टिकल कि सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे कंट्री के किसी भी एक स्टेट के अंदर में, किसी भी एरिया के अंदर में जो रूल ऑफ द गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का रूल है, वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसीडेंस है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग में वहाँ पे होना चाहिए। सेंटर डायरेक्शन भी इश्यू करता है, स्टेट्स को डायरेक्शन को एक्सेप्ट करना होता है। इसी के रिगार्डिंग में फिर एक नेक्स्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 356, उसके अंदर में मेंशन किया गया है कि किसी भी स्टेट के अंदर में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है उसको इम्पोज किया जा सकता है। फिर आप देखिए कि नेक्स्ट जो आर्टिकल है, लास्ट के 2 डिजिट हैं उनको आपको चेंज करना है। आर्टिकल क्या है? 365। 365 मेंशन करता है कि स्टेट अगर कंप्लाई करने में फेल होता है सेंटर के डायरेक्शन को, तो जब भी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है उसको इम्पोज किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट रूल को अगर प्रोक्लेम कर दिया गया है तो कितने दिनों के अंदर में उसको आप देखिए कि पार्लियामेंट से उसका अप्रूवल है वो दिलाना होगा। तो 2 मंथ का समय बताया गया है यहाँ पे कि बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर में 2 मंथ का समय है जिस समय में उसको अप्रूवल है वो देना होगा। मैक्सिमम कितने समय तक यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो सकता है किसी एरिया में? एक तो आप देखिए कि वंस टाइम अप्रूवल हुआ तो 6 मंथ्स तक वो कंटिन्यूस रहेगा। 1 ईयर को यहाँ पे एक बेसिक ग्राउंड बताया गया है कि 1 ईयर के बाद में वहाँ पे इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करेगा। और मैक्सिमम 3 ईयर्स का समय है जब तक प्रेसिडेंट रूल है वो किसी भी एरिया के अंदर में लग सकता है। तो ये प्रेसिडेंट रूल का कुछ बेसिक्स हमने देखा। आर्टिकल 371C आपको पता ही होना चाहिए, जो कि मणिपुर को कुछ स्पेशल पावर है वो देता है। 1971 के समय मणिपुर को एज ए स्टेटहुड है वो रिकॉग्नाइज भी किया गया था। वहाँ का जो लैंग्वेज है उसको ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं कि जो मणिपुरी लैंग्वेज है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है, जिनको कि 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू शेड्यूल 8 है उसके अंदर में इंक्लूड है वो किया गया था। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मणिपुर के अंदर में आप देखिए कि मोइरांग नाम का भी एक जगह है, मोइरांग नाम का एक जगह है जहाँ पे हमारा जो इंडियन नेशनल आर्मी है, जिनके द्वारा मेनलैंड इंडिया के अंदर में फर्स्ट टाइम अपना जो फ्लैग को होस्ट किया गया था वो मोइरांग नाम का ही जगह था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो केरल के बारे में है। केरल के जो न्यू सीएम हैं, अब उनके द्वारा कैबिनेट के बारे में कहा गया कि कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो जो लिस्ट है वो शाम तक रिलीज है वो किया जाएगा। उसके अंदर में मेंशन होंगे कि कौन पर्सन है जो कैबिनेट का पार्ट है वो रहेंगे। हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कि कितना संख्या के अंदर में लोगों को मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट किया जा सकता है। किसी भी स्टेट का जो टोटल स्ट्रेंथ है, किसी भी स्टेट का या हमारे पार्लियामेंट का जो टोटल स्ट्रेंथ है, उसके 15% लोगों को एज ए मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट है वो किया जा सकता है। कुछ यहाँ पे मिनिमम का भी क्राइटेरिया है कि 12 कम से कम आपको मिनिस्टर बनाने हैं और मैक्सिमम 15% का आपका जो स्ट्रेंथ है। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये प्रोविजन है वो एग्जिस्टेंस में लाया गया, जिससे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज के ऊपर में लिमिटेशन है वो लगाया जा सके। अब आप देखिए कि ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ। केरल के बारे में जब भी हम रीड करते हैं आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट नॉन कांग्रेस जो गवर्नमेंट बना था हमारे कंट्री के अंदर में, तो सीपीआई का गवर्नमेंट है वो बनता है 1956-57 के समय में केरल के वहाँ पे। फिर नेक्स्ट अगर हम रीड करें, एक पीएम श्री नाम का जो इनिशिएटिव है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, कि हमारा जो स्कूल सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना है। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसको इम्प्लीमेंट करना भी वन काइंड ऑफ टास्क है वो रहेगा। अर्लियर गवर्नमेंट, कुछ स्टेट्स का ऐसा गवर्नमेंट है जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट है वो नहीं किया था। उनके फंड के रिगार्डिंग में फिर जो कंसर्न्स हैं वो क्रिएट हुए थे। समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू जो फंड प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक जो न्यूज़ है वो पीएम श्री के बारे में भी आज के न्यूज़पेपर के अंदर में मेंशन था केरल के पर्सपेक्टिव से। फिर आप देखिए कि जो मराठवाड़ा का जो रीजन है उसके बारे में मेंशन किया गया है। अभी जो मराठवाड़ा का रीजन है वो कहाँ पे है? मराठवाड़ा का रीजन है बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर में।
स्टूडेंट्स वहाँ पे लास्ट ईयर फ्लड का सिचुएशन हुआ था। अब फ्लड से जो अफेक्टेड जो फार्मर्स हैं उनका डिमांड ये है कि मोर रिलीफ उनको प्रोवाइड किया जाए, मोर पैसा उनको दिया जाए, तो उनका ये डिमांड यहाँ पे बताया गया। एग्जाम के पर्पज से क्या पता होना चाहिए, एक तो आप देखिए कि जब भी किसी एरिया में फ्लड आता है तो जो टॉप लेयर है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, उसका आपको इरोजन है वो मिलेगा। और जो टॉप लेयर है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उस एरिया में फर्टिलिटी के रिगार्डिंग में, जो क्रॉप का जो कल्टीवेशन है उसके रिगार्डिंग में। तो ये एक बेसिक यहाँ पे प्रॉब्लम है फ्लड के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, फ्लड का जो फ्लो है उसको कैसे रोका जा सकता है, ट्रीज का जो प्लांटेशन है वो किया जाए, सोइल का इरोजन है उसको वहाँ पे कम हो। इसके अलावा आप देखिए कि जो डैम्स हैं इनके ऊपर में प्रॉपर मैनेजमेंट हो, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए जिससे कि कभी डैम के अंदर में कोई ब्रेक हो और फ्लड का वहाँ पे सिचुएशन है वो क्रिएट हो। यहाँ पे मराठवाड़ा के बारे में मेंशन है। मराठवाड़ा जो टर्म है वो काफ़ी बार न्यूज़ में होता है। एक तो आप देखिए कि काफ़ी बार वहाँ पे बारिश ना होना, ड्राई कंडीशंस की वजह से वो न्यूज़ में हुआ करता है। काफ़ी सारे महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इस रीजन के अंडर में आया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कभी ये जो रीजन है वो निज़ाम का जो रूल जो हुआ करता था, जो कि हैदराबाद से रूल किया करते थे निज़ाम, तो उनके अंडर में ये आया करता था, उनके अंडर में ये जो एरिया है वो आया करता था। आप देखिए कि जो 17 सितंबर का जो डे है, 17 सितंबर के डे को हैदराबाद के वहाँ पे तो इंडिया में इंटीग्रेशन डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं, पर मराठवाड़ा के अंदर में इसको 17 सितंबर को एज ए लिबरेशन डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। हमारा जो पुलिस फोर्स है उनके द्वारा ऑपरेशन पोलो को कैरी आउट किया गया था, पुलिस फोर्स ने ऑपरेशन पोलो को कैरी आउट किया था, जिसके थ्रू मराठवाड़ा है वो आप देखिए महाराष्ट्र में ज्वाइन करता है और जो निज़ाम है वो यहाँ से जाते हैं और हैदराबाद को भी इंडिया के अंदर में इंटीग्रेट है वो किया गया था। तो दिस इज यहाँ पे जो मराठवाड़ा का जो न्यूज़ है उसको हमने देखा है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो भोजशाला नाम का जो जिसको टेम्पल के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश का धर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है। और जो वाग देवी है, जो गोडेस सरस्वती है, उनके टेम्पल के रूप से इसको बताया गया है। जो अपोजिट के अंदर में पार्टी है वो इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। और आप देखिए कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसका भी इसको वायलेशन उन्होंने कंसीडर किया है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि रेस्ट्रिक्शंस को लगाता है रिलीजियस प्लेसेज के रिगार्डिंग में, कि कोई न्यू काइंड ऑफ पेटिशन है वो उसके रिगार्डिंग में ना फाइल हो, तो इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो चैलेंज है वो किया जाएगा जो अपोजिट का जो पार्टी है उनके द्वारा। फिर यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में मेंशन है वो किया गया है। ब्रिक्स के रिगार्डिंग में आप देखिए कि फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग है वो हुआ था। अब यहाँ पे जो ब्राज़ील के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे एक इंटरव्यू के अंदर में डिस्कस किया गया, तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे ब्रिक्स का जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में मेंशन है वो किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को रीड करेंगे। पहले तो आपको ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि पहले ब्रिक नाम का यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, बाद में उसको साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है। और ये जो 2009 का समय है जब डेवलपिंग कंट्रीज का ये ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप हुआ था। फिर ब्रिक्स यहाँ पे जब इस्टेब्लिशमेंट में आया तो अब इसको एक्सपेंड करने का एक डिस्कशन हुआ 2020-23 के समय में, और ब्रिक्स को एक्सपेंड किया गया है, नई कंट्रीज को इसका मेंबरशिप दिया गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात के अलावा स्टूडेंट्स ईरान है, ईरान के अलावा आप देखिए कि इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है, इथोपिया है और इजिप्ट है। ये नए जो कंट्रीज हैं उनको इसका मेंबरशिप दिया गया। सऊदी अरेबिया को भी दिया गया, अभी उन्होंने ऑफिशियली इसको ज्वाइन है वो नहीं किया है। अर्जेंटीना को दिया गया था, अर्जेंटीना ने तो इसको ऑफिशियली ज्वाइन करने से रिजेक्ट कर दिया है कि वो ब्रिक्स का पार्ट है, वो नहीं बनेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे ये डाइवर्सिटी को शो करता है। ये जो ग्रुप है काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, मैक्सिमम रीजन्स को यहाँ पे लाया गया है इस ग्रुपिंग के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि इसका इवोल्यूशन प्रोसेस है उसको भी प्रेज किया गया कि जो नए मेंबर्स हैं उनको मौका दिया गया है। और ब्रिक्स का जब भी मीटिंग हो तो G7 लाइक ऑफ स्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनको कि गेस्ट कंट्री के रूप से भी इसका समिट के अंदर में इनवाइट है वो किया जाए। जैसे G7 का जब लास्ट ईयर कनाडा के अंदर में मीटिंग हुआ था तो इंडिया को आप देखिए कि इनवाइट है वो किया गया था। तो इस तरीके से इसका जो मीटिंग हो तो मोर कंट्रीज का पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि जो सभी कंट्रीज हैं उनका इम्पोर्टेंस क्या है। सभी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन का जो रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है IMF जो है उसमें रिफॉर्म का बात हो, सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म का बात हो, सभी को ये जो कंट्रीज हैं वो कैरी आउट करते हैं, सभी का अल्टीमेट एजेंडा है वो यही है
यूएन के अंदर में रिफॉर्म्स यहाँ पे हों। यहाँ पे बेसिकली यूनाइटेड अरब अमीरात और ईरान के जो डिफरेंसेज हैं उनके बारे में भी कहा गया कि बोथ कंट्रीज के जो डिफरेंसेज हैं, वेस्ट एशिया के अंदर में दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में जो अटैक्स को कैरी आउट किए थे, अब उनको बेसिकली आप देखिए कि पार्ट ऑफ ग्रुपिंग कंसीडर करते हुए कहा गया कि कॉमन पोजीशन, एक कंसेंसस को हमें जनरेट करना है। जैसे लास्ट ईयर ब्राज़ील के अंदर में हुआ था, ब्राज़ील में मीटिंग हुआ था, और यहाँ पे स्टूडेंट्स यूएस के अगेंस्ट में है क्या ये ग्रुप? क्या यूएस का जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में वर्क किया करता है क्या ब्रिक्स का ग्रुप? तो उसको भी इन्होंने रिजेक्ट है वो किया है। लास्ट ईयर आप देखिए कि यूएस ने ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर में कुछ जो टैरिफ है उनको लगाया था। जैसे इंडिया के ऊपर में, ब्राज़ील के ऊपर में लार्जर नंबर ऑफ टैरिफ है उसको इम्पोज किया गया था जैसे ही ब्रिक्स का मीटिंग कंडक्ट हुआ था अगस्त के समय में, उसके बाद में। क्योंकि ब्रिक्स का मीटिंग जब ब्राज़ील में हुआ तो वहाँ पे कहा गया कि हमें डॉलर का जो ये पेमेंट सिस्टम है उसको उसको चैलेंज करते हुए एक नया पेमेंट सिस्टम है उसको डेवलप करना चाहिए। ब्रिक्स के जो कंट्रीज़ हैं उनको अपना एक जो पेमेंट सिस्टम है, अपना जो 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 यहाँ पे जो करेंसी है उसको भी डेवलप किया जाए। क्या स्टूडेंट्स ब्रिक्स के कंट्रीज़ का कोई बैंक भी इस्टेब्लिश है क्या? आप देखिए कि ब्रिक्स के कंट्रीज़ का जो बैंक है जिसको कि हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, कहाँ पे ये सिचुएटेड है? तो चाइना का जो सिटी है संगाई, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक्स के कंट्रीज़ के द्वारा इसको सेटअप है वो किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नीदरलैंड के वहाँ पे विजिट पे गए हैं। कल हमने यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में रीड किया था कि वहाँ के विजिट के दौरान में उन्होंने एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस फ्रेमवर्क, उन सभी के बारे में कहा था। और इंडिया का जो क्रूड ऑयल है उसको भी रखा जाएगा, कुछ दिनों का जो क्रूड ऑयल है उसको रखेगा यूनाइटेड अरब अमीरात, तो उसका भी मेंशन था। स्टूडेंट्स यूएई का एक पोर्ट है, यूएई का एक पोर्ट है जो कि गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में है। तो उस पोर्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, कुछ दिनों पहले हमने उसको रीड भी किया था, तो ये आपका होमवर्क है कि यूनाइटेड अरब अमीरात का वो कौन सा ऐसा पोर्ट है जो कि गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में सिचुएटेड है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखिए कि नीदरलैंड के वहाँ पे गए हैं तो इंडिया और नीदरलैंड के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया कि लास्ट टाइम 2017 के समय प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ था और जिन ग्राउंड्स के ऊपर में जो डिस्कशन किया गया उनको यहाँ पे अपग्रेड करते हुए रिसेंटली नीदरलैंड का कंपनी और इंडिया का जो कंपनी है उनका धोलेरा गुजरात के वहाँ पे जो प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है। नीदरलैंड ने भी आप देखिए कि हमारे जो हिस्टोरिकल जो थिंग्स हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल थिंग्स कैसे, जो चोला एम्पायर जो हुआ करता था सदर्न पार्ट के अंदर में, राजेंद्र चोल हैं, राजा राजा चोल हैं, तो उनके समय का एक कॉपर प्लेट है, कुछ कॉपर प्लेट्स हैं उनको रिटर्न है वो किया गया है। चोला एम्पायर का जहाँ पे वो रीजन हुआ करता था नागापट्टिनम का एरिया है, जहाँ पे आप देखिए कि डच जो पर्सनस हैं वो उनके कैप्चर में हुआ करता था। तो 17-18 सेंचुरी के समय में जो डच पर्सनस हैं उनके कंट्रोल के अंदर में था चोला एम्पायर का जो नागापट्टिनम का एरिया है वो वहाँ पे नागापट्टिनम। तो ये बेसिकली इंडिया और नीदरलैंड के बारे में है, डिफरेंस एरियाज़ के अंदर में कोऑपरेशन के लिए डिस्कस है वो किया गया। एक मणिपुर का माइग्रेटरी बर्ड है, बर्ड का नाम है बार्न स्वेलोन के नाम से इसको जाना करते हैं, बार्न स्वेलोज के नाम से इसको जानते हैं। स्टूडेंट्स ये माइग्रेटरी बर्ड था बट धीरे धीरे इन्होंने अपना जो 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 थिंग्स हैं उनको चेंज किया है और प्रेजेंट समय के अंदर में ये इम्फाल वैली के वहाँ पे पाया जाता है। प्रेजेंट समय में कहाँ पे इनका प्रेजेंस है? इम्फाल वैली के वहाँ पे, और अब इसका जो माइग्रेशन है वो नहीं हुआ करता। तो हो सकता है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में कुछ चेंज यहाँ पे आए हों। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। विंटर के समय में सेंट्रल एशिया के काफ़ी सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं साइबेरिया से इंडिया के लिए आते हैं। इंडिया आप देखिए कि जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है उसका भी पार्ट यहाँ पे आया करता है कि एशिया के अंदर में जो बर्ड्स का फ्लाई के रिगार्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट रूट्स जो बनाए गए हैं, तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का इंडिया पार्ट है। काफ़ी बार आपने अमूर फाल्कन नाम का एक जो बर्ड है उसके बारे में रीड किया होगा, अमूर फाल्कन। और नागालैंड के वहाँ पे आप देखिए कि एक पंगती नाम का विलेज है, पंगती नाम का एक विलेज है, अमूर फाल्कन कैपिटल के रूप से भी उसको कंसिडर है वो करते हैं। तो ये एक माइग्रेटरी बर्ड जिन्होंने इम्फाल के अंदर में ही अपना प्रेजेंस बनाया है, इम्फाल वैली के अंदर में, उसको मेंशन किया गया है। NIOS आप देखिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का जो NIOS है उसके थ्रू एक प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट होगा, हमारे ऐसे जो बच्चे जो 14 to 18 का एज के अंदर में हैं और आप देखिए कि जो आउट ऑफ द स्कूल हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनको स्कूल एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। आउट ऑफ द स्कूल जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे
NIOS के थ्रू ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिशमेंट में आएगा। वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में मेंशन किया गया कि जब भी वोल्केनिक एक्टिविटी होता है तो कैसे वो हमारे एटमॉस्फेयर को इम्पैक्ट करता है। तो ओवरऑल यहाँ पे मेंशन ये किया गया है कि जो हीटिंग है वो इंक्रीज होएगा। वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हीटिंग इंक्रीज कैसे होगा कि जो सन से जो रेज आती हैं उनको ट्रैप है वो कर लिया जाएगा जिस तरीके से यहाँ पे, और काफ़ी सारी जो गैसेज हैं वो भी निकलती हैं। आप देखिए कि काफ़ी सारी गैसेज हैं वो भी रिलीज होती हैं वोल्केनिक एक्टिविटी के दौरान में। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में मेंशन है वो कैसे यहाँ पे एंड अप कूलिंग को करता है, हाई इन द स्काई के अंदर में वो जाया करता है। फिर आप देखिए कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर में वार्मिंग है उसको क्रिएट करता है। एसिड रेन का जो सिचुएशन है वो भी यहाँ पे क्रिएट होती है। और मिथेन का अगर एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन नहीं, मिथेन अगर वहाँ से रिलीज होता है तो फॉर्मेल्डिहाइड है उसका क्रिएशन है वो होगा। ये यहाँ पे कुछ बेसिक्स बताया गया कि कैसे जो वोल्केनिक इरप्शन का जो एसेज है वो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो हीटिंग है, एटमॉस्फेरिक जो कूलिंग है, या आप देखिए कि जो जो सन से आने वाली जो रेज हैं उसके रिगार्डिंग में जो चेंजेज हैं वो किया करते हैं। फिर आप देखिए कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो इकोनॉमी के रिगार्डिंग में जो कहा गया है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। एक जो न्यूज़ था वो आज के एक्सप्लेन पेज के अंदर में मेंशन था एयर इंडिया के बारे में, क्वेश्चन बनना वहाँ से पॉसिबल नहीं है। एक जो मेंशन था वो पाकिस्तान के साथ में डिस्कशन के बारे में था, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ इकोनॉमिकल जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं कि क्यों प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे कुछ 7 जो ग्राउंड्स हैं वो बताए गए हैं, क्यों मेंशन किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर ने। इकोनॉमिकल चैलेंज का सिचुएशन है, नो डाउट। यहाँ पे आप देखिए कि जो प्राइस है वो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के इंक्रीज हैं वो हुए हैं। वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट में जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया है तो उसी को देखते हुए ये चैलेंज है वो यहाँ पे दिए गए। और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम से कम हो, हमारा जो इम्पोर्ट है बाहर से कंट्रीज से आने वाला जो इम्पोर्ट है वो कम से कम हो, जिससे कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट को यहाँ पे मैनेज कर सकें समहाउ। तो ये भी यहाँ पे एक चैलेंज है वो बताया गया है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर वर्क फ्रॉम होम है उसको यहाँ पे प्रमोट करने का बात कहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने फॉरेन कंट्रीज में जो डेस्टिनेशन वेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए कहा गया। गोल्ड का जो परचेज है उसके लिए उनके द्वारा कहा गया कि इस तरीके से हमें करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको भी यहाँ पे मैनेज है वो करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से मेंशन है और यहाँ पे जो जो बताया गया है वो इजराइल के बारे में है कि इजराइल के द्वारा जो सदर्न लेबनान का एरिया है वहाँ पे स्ट्राइक है वो किया गया, सदर्न लेबनान के वहाँ पे स्ट्राइक किया गया है। रिसेंटली आप देखिए कि इजराइल और लेबनान का जो है 14 डेज का सीज फायर है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया है। बट स्टिल यहाँ पे जो इजराइल और लेबनान के बिटवीन में ये आपको जो इजराइल का जो अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इजराइल क्या मेंशन करता है कि हजीबुल्ला नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके यहाँ पे कुछ पर्सन्स थे उनको टारगेट करते हुए उन्होंने अटैक है वो किया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, इजराइल का जो फोर्सेज है उन्होंने वेस्ट बैंक के वहाँ पे एक पर्सन को आप देखिए कि जो असेसिनेट किया है उनको मार दिया गया है। तो उसके बारे में मेंशन है, पैलेस्टीनियन के ऑफिशियल्स ने कहा कि इजराइल फोर्सेज ने वेस्ट बैंक के कैंप के वहाँ पे एक पर्सन को टारगेट है वो किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो है थाईलैंड बैंकॉक के बारे में। आप देखिए कि बैंकॉक के वहाँ पे बस और ट्रेन का कोलिजन होता है उसको बताया गया है। और बांग्लादेश के बारे में मेंशन है नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर में, बांग्लादेश में जो ऐसे पर्सन हैं जो एंटी टेररिस्ट फोर्स का पार्ट हैं, जो स्टेट के अगेंस्ट में कुछ एक्शंस को कैरी आउट करते हैं, उनको आप देखिए कि यहाँ पे अरेस्ट वो किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो चाइना के वहाँ पे जो अभी रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट आए थे, आने वाले समय के अंदर में जो व्लादिमीर पुतिन है रशियन प्रेसिडेंट, वो भी इसके विजिट के लिए आएंगे। तो ये शो करता है कि कैसे रशिया ने भी अपना एक्टिव इंगेजमेंट है उसको कैरी आउट किया है यहाँ पे। तो रशियन प्रेसिडेंट का विजिट होगा। यूएस प्रेसिडेंट के विजिट के अंदर में जो ताइवान है एक वन काइंड ऑफ डिफरेंस के रूप से इमर्ज हुआ है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइजीरिया के बारे में है, नाइजीरिया जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे सिचुएटेड है। और नाइजीरिया के वहाँ पे आप देखिए कि जो आईसिस का एक लीडर है जिसको जॉइंट ऑपरेशन में मारा गया है, यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने एक स्टेटमेंट में बताया है। पाकिस्तान के द्वारा अपना जो डिफेंस बजट है उसको इंक्रीज किया जाएगा। ये पाकिस्तान का आईएमएफ बैकिंग जो डिफेंस बजट है उसके राइजिंग के बारे में है। आईएमएफ का आप देखिए कि कुछ यहाँ पे एक्सटेंडेड जो फैसिलिटीज़ हैं वो हुआ करती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटी है जो आईएमएफ प्रोवाइड करता है, उन सभी के थ्रू ये यहाँ पे जो डाटा है वो शो होता है कि पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट है उसको इंक्रीज है वो करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक हमारे यहाँ पे फोटोग्राफर हुआ करते थे,
उनका डेथ हुआ है, तो उनकी कुछ फ़ोटोज़ को शो किया गया। कि सेंट्रल पार्ट ऑफ दिल्ली जो छावड़ी बाज़ार का एरिया है वहाँ का फ़ोटो है 60s के समय में, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होते थे तो कैसे उनका जो कैबिनेट खड़ा हुआ है उसको यहाँ पे फ़ोटो के थ्रू शो किया गया। 1971 वॉर का जो सिचुएशन है और ये पाकिस्तान के जो सोल्जर हैं जो इंजर्ड हुए थे उस वॉर के अंदर में, उसको कैसे इंडियन जो सोल्जर्स हैं उनके द्वारा मेडिकल जो सपोर्ट है वो दिया गया है। तो आप देखिए कि ये जो फोटो है वो शो करता है हमारी डिफेंस फोर्सेज का जो यहाँ पे मोरल है, जो एथिकल ग्राउंड है उसको ये शो करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फोटो शो किया गया है वो महाबलीपुरम का है। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु के वहाँ पे है। और आप देखिए कि पल्लवा नाम के जो रूलर हुआ करते थे उनके द्वारा काफ़ी सारे जो टेम्पल्स हैं वो बनाए गए हैं महाबलीपुरम के अंदर में। तो गोडेस सरस्वती का जो एक जो वीणा है उसको शो किया गया है फोटो के अंदर में। और इस तरीके से बड़े बड़े जो स्टोन्स हैं वो रखे हुए हैं महाबलीपुरम तमिलनाडु के वहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए, और जो होमवर्क आपको दिया गया है वो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी